हाँ बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर तक एटवुड मशीन हो गया है और हम शुरू कर रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कशन लेने जा रहे हैं वेट का। वेट, व्हाट इज़ वेट? कोई बता सकता है वेट किसे कहते हैं? कुछ भी जो आता हो, जो समझ में आता हो कि इसे कहते हैं वेट, जो भी बात आपके समझ में आती हो। जो भी चीज़ मतलब जिसमें वजन होता है, जो भी चीज़ जिसमें वज़न हो वो वेट है। और कोई? हाँ भाई, क्या है वेट? जो ग्रेविटी के साथ चेंज करता हो। जो ग्रेविटी के साथ मास, जो मास ग्रेविटी के साथ चेंज करता हो। वेट, जब भी आपके सामने वेट का नाम आया तो आपके सामने क्या चीज़ आई? क्या मैथमेटिकल टर्म आया? कौन सा मैथमेटिकल टर्म आपने यूज़ किया वेट के नाम पर? mg। क्या यूज़ किया? mg। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। mg इज द वेट है। हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं जब, तो वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है? हमारा वेट मेज़र करती है। क्या मेज़र करती है? वेट। तो वो जो हमारा वेट मेज़र करती है, तो वो मेज़रमेंट क्या होता है? mg होता है। बोलो यस सर, नो यार, यस नो। क्या होता है मेज़रमेंट? mg होता है। ठीक है। अगर आप वेइंग मशीन जो है, ये कौन सी बॉडी है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेट क्या होता है? 0। यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर या नहीं एक्ट कर रहा है? बिना mg के एक्ट करे बॉडी नीचे चली गई। mg तो लेके जा रहा है नीचे को, और mg एक्ट ना करेगा तो यहीं ना रुकी रह जाएगी। mg अर्थ की जो ग्रेविटी है वही तो इसे मूव करा रही है। mg तो इसे चला रहा है। यहाँ क्या हो गया? इसका वेट 0 हो गया। अगर आप पैरों में वेइंग मशीन बांध के ऊपर से कूद जाएं, आप वेइंग मशीन पर खड़े हैं, आपकी वेइंग मशीन जो है यहाँ से वेट शो कर रही है कि साहब जो है मेरा वेट 80 kg है, 60 kg है, 70 kg है। 70 kg वेट है नहीं, ये 70 kg वेट है। उस मशीन को आप पैरों में बांध के ऊपर से कूद जाएं तो आप वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैं। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेट क्या होता है? 0 होता है। तो वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है? क्या mg एक्ट नहीं कर रहा? आपका mg एक्ट कर रहा है। तो वेइंग मशीन जो है क्या मेज़र करती है जब हम वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं? mg। क्या मेज़र करती है? mg इज़ द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो जब हम फ्री फॉल में हैं तो क्यों हो गया वेट 0? क्योंकि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रही। किस पे काम नहीं कर रही? जिसमें क्यों नहीं काम कर रही? बिना काम करे नीचे जा रही मशीन। नहीं सर, वो तो काम कर रही है सर। मतलब हम जो खड़े हैं इसमें मास पे, तो हमारा बॉडी मास जाएगा उसमें वेइंग मशीन पे, तो हम उसको बांध के नीचे अगर कूद रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा उसमें। क्या नापती है वेइंग मशीन? हैं? यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ इस सरफेस के ऊपर खड़ा हूँ, तो मुझे वेट का एहसास हो रहा है ना? क्या है वो वेट का एहसास? हैं? मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसका ले, कोई यूँ कर पकड़ के खींच ले ज़मीन को, तो क्या होगा? वेट का एहसास बचेगा? नहीं बचेगा। क्या है वो वेट का एहसास? जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या है मेरा वेट? ग्राउंड और मेरे पैरों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है, वो है मेरा वेट।
हाँ समझे? तो वेट क्या चीज़ है? द वेट वी फील इज द नॉर्मल रिएक्शन। याद रहे, द वेट वी फील इज क्या? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। वेइंग मशीन जो मेज़र करती है वो क्या मेज़र करती है? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन, जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो होती है वेइंग मशीन की रीडिंग। अगर अब वो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है तो वेइंग मशीन जो है mg मेज़र कर रही होगी, और mg से ज़्यादा है नॉर्मल फोर्स, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जब हम लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे मूव कर रही होती है, तो हमारे और लिफ्ट के फ्लोर के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या करता है? वेरी करता है। तो लिफ्ट में अगर हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाएं तो वेइंग मशीन की रीडिंग वेरी करने लगेगी। mg वेरी नहीं करेगा, क्या वेरी करेगा? नॉर्मल फोर्स वेरी करेगा। तो हमें जो वेट का एहसास है वो क्या चीज़ है? नॉर्मल फोर्स है। इसी वजह से जब हम रात में बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल फोर्स किस वजह से होता है? कॉन्टैक्ट की वजह से। अभी मेरा कॉन्टैक्ट कितनी जगह से? 2 जगह से, 2 पैरों पे मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मेरा जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों लेग पे। बात समझे? मैं दोनों लेग पे बहुत देर तक खड़ा रह सकता हूँ ऐसे अटेंशन वाली पोजीशन में, लेकिन मुझसे कोई कहे कि एक लेग पे खड़े हो जाओ, तो एक लेग पे मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। क्यों नहीं खड़ा रह सकता? अब सारा का सारा नॉर्मल फोर्स इधर शिफ्ट कर गया, सारा का सारा वेट जो है मेरा कहाँ चला आया? इस लेग पे चला आया। mg वहीं एक्ट कर रहा है जहाँ एक्ट करता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लॉन्ग। वेट शिफ्ट हो गया, mg नॉर्मल फोर्स शिफ्ट कर गया, तो सारा का सारा वेट इस लोड पे, लोड जो है, जो वेट है सारा का सारा इस लेग पे चला आया। तो इस पे मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, हिलने लगूंगा, ढुलने लगूंगा। और मैं कहूँगा एक उंगली पे खड़ा हो जाऊँ, हो जाती है नहीं, फिंगर्स पे खड़ा हो जाते हैं, वो कौन सा डांस होता है? होता है, तो वो मोमेंटरली होता है, ऐसा नहीं खड़े रह गए, खड़े हो गए एकदम वापस नीचे हैं। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए हैं। एक उंगली पे खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। चाइना की मूवीज़ आती हैं उसमें हो जाते हैं, बाबा बाबा टाइप के लोग, एक उस पर जो तपस्या करी, एक उस पर खड़े हो गए। कौन सी मूवी थी वो? कोई मूवी थी। बहरहाल, तो वेट जो है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब भी हमसे वेट निकालने के लिए कहे फाइंड वेट ऑफ द बॉडी, तो हमें क्या निकालना है? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन निकालना है। याद रहे, mg नहीं निकालना कि आप mg निकाल के रखा लो भाई ये रहा वेट। जब भी यहाँ क्वेश्चन हमारे सामने आता है फाइंड नॉर्मल, फाइंड वेट ऑफ द बॉडी, इसका मतलब हमने क्या निकालना है? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन निकालनी है। ठीक है। जब ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन 0 हो जाएगी तब जो है वो क्या होगा? हमारा वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? 0। ठीक है, नॉर्मल फोर्स 0 होगा। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास, क्लियर हो गया? अगर मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे अगर कोई m मास की बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स जो है, अगर ये प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये नॉर्मल फोर्स है r, ये नॉर्मल रिएक्शन है r। ठीक है, कहीं मोशन नहीं हो रहा है इसका, तो अगर हम इसका एफबीटी बनाएंगे तो एफबीटी क्या होगा? नीचे को क्या लगेगा? mg, यहाँ से क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स r। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू किसके होगा? mg के। दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, कहीं मोशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो बॉडी का वेट है, ये कौन सा वेट कहलाता है? ये क्या है? ये एक्चुअल वेट है, ये एक्चुअल वेट है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। ठीक है, ये एक्चुअल वेट है, r इज इक्वल टू mg, इसलिए mg को वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, नाउ हम देखने जा रहे हैं वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। अपरेंट क्यों कह रहा है? क्योंकि लिफ्ट में सारी ज़िंदगी तो रहते नहीं है, मोमेंटरली आते हैं। ठीक है, तो अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। आप उसमें बैठे हैं, बड़ा वाला जो गोल वाला झूला होता है, वो जो घूमता है, खतरनाक टाइप का झूला, बड़ा सा, इतना बड़ा गोल गोल, देख के जिसे डर लगता है, उसमें बैठे हैं तो क्या होता है? ऊपर जा रहे हैं तो नीचे गिर रहे होते हैं। कुछ और भी होता है, पेट में कुछ लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं। दोस्त का हो गया था हैं? ऐसा लगता है जैसे पेट में फूल खिल रहे हैं, गुदगुदी हो रही है।
किसी को जो है वो, किसी को वो पेट में फूल खिलना, किसी को गुदगुदी का होना, कुछ ऐसा लगता है बॉडी से कुछ निकल रहा है, हैं, पेड़ उग रहे हैं पेड़ के पेट के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या चीज़ है, क्या किस वजह से होता है, हमारा वेट चेंज हो रहा होता है लगातार। क्या चेंज हो रहा होता है, वेट चेंज हो रहा होता है, ठीक है। उस वेट चेंज को हम महसूस करते हैं, तो सर वो डिफरेंट हाइट में वेरी करता है। ठीक है। वो वेट चेंज को हम महसूस करते हैं। रोटेशन की वजह से नॉर्मल फोर्स वेरी करता रहता है। हमारे और झूले के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो लगातार वेरी करता है। वो जो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स है उसके वेरिएशन ही को हम महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अचानक से जो है आपकी कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है, अचानक इंक्लाइन प्लेन आ जाए और ड्राइवर बिना ब्रेक लगाए तेज़ी से नीचे को उतार दे, तो वैसा ही एहसास होता है झूले वाला। क्यों होता है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे जैसी गाड़ी उतरती है तो वेट अचानक चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल से हम इंक्लाइन पे आ रहे होते हैं, वेट चेंज करता है, ठीक है। उस वेट चेंज को हम महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जिसको अच्छा लगता है वो जो खतरनाक टाइप की राइड पे जाते हैं, ठीक है। बहुत ख़तरनाक अजीब टाइप की राइड्स होती हैं, उस पर चल देते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो नहीं जाते, मेरे जैसे लोग, ठीक है। तो अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, तो वहाँ क्या हो रहा होता है, लगातार वेट वेरी कर रहा होता है। तो हमें वही देखना है, लिफ्ट में बॉडी का क्या देख रहा है, अपरेंट वेट देख रहे हैं। तो पहला केस है हमारा, देखो जरा केस वन क्या है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। क्या नाम है आपका, नासिर, आ जाओ उधर बैठो। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट कहाँ चल रही है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड। तो लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड चल रही होगी, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड चल रही होगी, एम मास की लिफ्ट है, ए एक्सेलरेशन है, मूविंग अपवर्ड, ठीक है। तो हमें वेट निकालना है इस लिफ्ट का, हम निकालना है, नासिर क्या निकालना है, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, ठीक है। इस बॉडी का वेट निकालना है, नासिर जमशेद ना, हाँ। तो हम इस बॉडी का वेट निकालना है लिफ्ट में। क्या होता है वेट, द वेट वी फील इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो एक्ट करती है बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड, ठीक है, वो वेट होता है हमारा, ठीक है। हमें जो वेट का जो फील है वो किस वजह से है, नॉर्मल फोर्स की वजह से है। मुझे जो वेट का फील है वो किस वजह से है, मेरे पैरों और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं उस वजह से है। अगर कोई मेरे पैरों के नीचे से फर्श खींच ले तो क्या हो जाएगा, मेरा वेट ज़ीरो। मुझे वेट का जो फील है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैं किसी वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल। वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ ज़ीरो। तो जब भी वेट निकालने के लिए आपसे कहता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है, mg मत निकालना, याद रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कहे फाइंड वेट ऑफ द बॉडी, तो आपने क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। जैसे ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रही है, मैंने इस बॉडी का वेट बताना है, ठीक है। बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, तो मैंने इस बॉडी का वेट बताना है। तो बॉडी का वेट क्या होगा, लिफ्ट बॉडी और फ्लोर के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल एक्शन आर डैश, और लिफ्ट का फ्लोर क्या देगा, वापस नॉर्मल रिएक्शन देगा आर डैश। ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स हमारा वेट है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये लेक्चर कर लिया ना सिर आपने, ये लॉज ऑफ मोशन, पीछे के दोनों लेक्चर हो गए लॉज ऑफ मोशन के, दो तीन लेक्चर अभी नहीं आए हो। अच्छा, तो फिर तो देखो भाई, तुम तो नॉर्मल फोर्स भी लगाना नहीं सीखे होगे फिर, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स नहीं सीखोगे लगाना तो फिर कैसे होगा, तभी समझ में नहीं आएगा। बैठो, क्या है, 3 लेक्चर जा चुके हैं इसके तुम्हारे पास, अच्छा ठीक है। तो mg लग रहा है नीचे को, ठीक है, और ये नॉर्मल एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है, ये रिएक्शन आर डैश, ठीक है, ये रिएक्शन आर डैश है। और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ये बॉडी कहाँ जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रही है। तो ऊपर को कौन चलाएगा इसको, आर डैश, ठीक है। और mg कहाँ चलाएगा, नीचे को। बॉडी कहाँ चल रही है, ऊपर को। तो इसका मतलब क्यों चल रही होगी ऊपर को,
क्योंकि आर डैश बड़ा है एम जी से, तभी ऊपर को चलेगा ना ऊपर वाला फोर्स, ठीक। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए बॉडी को, आर डैश माइनस एम जी। नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए, आर डैश माइनस एम जी, ठीक है। और आर डैश माइनस एम जी नेट फोर्स जो बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में जो मिला वो कितना है, इतना है। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए में एफ क्या है, नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो नेट फोर्स इतना मिला चलने के लिए एम ए, मास टाइम एक्सेलरेशन एम ए, ठीक है। तो आर डैश जो है इसको उधर लेके गए तो क्या हो गया देखो, एम इंटू जी प्लस ए। तो बॉडी का वेट जो है, क्लियरली वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज। एक्चुअल वेट, इस एक्चुअल वेट क्या है, ये एक्चुअल वेट है हमारा। तो लिफ्ट में अगर आप हैं और लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रही है तो वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड केस है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, सुनिए ध्यान से, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मैंने बॉडी का वेट फाइंड करना है इन द लिफ्ट। क्या है वेट, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। यानी जब वेट फाइंड करने की बात होगी तो हमें क्या निकालना है, या आर डैश निकालना है, ठीक है। ये वेट है, तो मैं इसका एफ बी डी बना लूँ। तो अगर मैं एफ बी डी बनाऊँगा तो देखो एफ बी डी क्या बनेगा, ये बॉडी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे को लगेगा एम जी, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड से क्या आएगा, ये आर डैश, ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे को ए एक्सेलरेशन से। कौन चलाएगा इसको नीचे को, एम जी। आर डैश कहाँ चलाएगा, ऊपर को। बॉडी कहाँ चल रही है, नीचे को। इसका मतलब कौन बड़ा है, एम जी बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना मिला चलने के लिए, एम जी माइनस आर डैश। और एम जी माइनस आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी, एम ए, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू जो होगा वो क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी जो है वो क्या है, लेस हो गया, किससे, एक्चुअल वेट से। तो अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे को चलेगी, ठीक, तो बॉडी का वेट जो होगा वो क्या होगा, लिफ्ट में डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसी केस में, सेकंड केस में हमारे पास है केस वन। पहला केस है, इसे ए ले लो, इसको केस, इसे ले लो ए, इसे ए बात ले लो, इसको बी बात ले लो। और बी में केस वन, केस वन क्या है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल हो गया, ठीक है। तो ये लिफ्ट जो है फ्री फॉल में आ गई। फ्री फॉल में आने का क्या मतलब, कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया, जी, ठीक है। जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी हो गया तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, ये नॉर्मल फोर्स निकालेंगे आर डैश, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा जरा बताओ तो सही। आर डैश इज इक्वल टू कितना है जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, एम जी माइनस ए। तो एम जी माइनस ए में ए की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे, जी, जी माइनस जी, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेटलेसनेस। इसे क्या कहते हैं, वेटलेसनेस, ठीक है। आपको इस बॉडी को अपने पैरों के नीचे ज़मीन का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने पैरों के नीचे जो ज़मीन है इसका एहसास किस वजह से है, नॉर्मल फोर्सेस की वजह से है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से है। जब ये नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो गया तो अब इस बॉडी को अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस होगी ही नहीं, कॉन्टैक्ट महसूस होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बॉडी, इस बॉडी को ऐसा महसूस होगा ही नहीं कि मैं किसी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, नॉर्मल फोर्स कब एक्ट करता है, जब कॉन्टैक्ट में होती हैं दो सरफेसेस, ठीक है। अगर ये नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, कॉन्टैक्ट लूज हो गया है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये एक और कंडीशन है, याद रखो, कंडीशन ऑफ लीविंग कॉन्टैक्ट। क्या है ये, कंडीशन ऑफ लीविंग कॉन्टैक्ट। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल
आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, ये मैं यहाँ पे कंडीशन इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, आपके पास मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल मिलेंगे, कोई सिचुएशन मेंशन करेगा, कहेगा फला फला पॉइंट पे जाए कि बॉडी कॉन्टैक्ट को छोड़ रही है, तो कॉन्टैक्ट को छोड़ने की कंडीशन क्या है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप नॉर्मल फोर्स निकालोगे उस क्वेश्चन की कंडीशन से जो गिवन है, और वहाँ पे नॉर्मल फोर्स को किससे इक्वेट कराओगे, 0 से जब आप इक्वेट कराओगे तो जो डिज़ायर्ड अननोन होगा क्वेश्चन में वो निकल के आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ लिविंग कॉन्टैक्ट क्या है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0, या यूँ कह सकते हैं बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ लीविंग कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। ठीक है, बॉडी जो होगी वो जस्ट कॉन्टैक्ट के साथ फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट को छोड़ने वाली सिचुएशन में, जस्ट लिविंग द कॉन्टैक्ट वाली कंडीशन क्या है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करो। इसी में हमारे पास, इसी में केस 2 है हमारे पास, देखें जरा। केस 2 है इफ ए इज ग्रेटर देन जी। अगर आप ये लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट का फ्लोर सडनली एक्सेलरेट कर दिया ग्रेटर देन जी से, ए क्या है, ग्रेटर देन जी है। ठीक है, ग्रेटर देन जी से कब चलेगी कोई भी लिफ्ट है, जब ऑपरेटेड लिफ्ट होगी, बाहर से एक्सटर्नल से ऑपरेटेड होगी, हैं, मैकेनिकली ऑपरेटेड लिफ्ट होगी, वो ग्रेटर देन जी से चलेगी। ठीक है, तो लिफ्ट का फ्लोर चल दिया कितने से, ग्रेटर देन जी से, तो क्या होगा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो बॉडी होगी इमीडिएटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी। ठीक है, एंड किस में आ जाएगी, लिफ्ट इस बॉडी का किस में होगी, फ्री फॉल में। ठीक है, बॉडी विल लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, राइट फ्रॉम बिगनिंग, राइट फ्रॉम क्या, बिगनिंग, एंड विल बी इन क्या, फ्री फॉल। समझ गया मेरी बात को। बॉडी जो होगी अगर लिफ्ट ग्रेटर देन जी से एक्सेलरेट कर जाए तो इमीडिएटली, ठीक है, उसी पॉइंट पे बॉडी जो होगी, लिफ्ट के अंदर जो बॉडी है वो लिफ्ट के फ्लोर को छोड़ देगी और किस में चली जाएगी, फ्री फॉल में चली जाएगी। अगर ऊपर छत है तो छत जाते स्टिक कर जाएगी, नहीं है तो बाहर निकल जाएगी बॉडी। पहले लिफ्ट पहुंचेगी ग्राउंड पर और बाद में बॉडी पहुंचेगी। ठीक है, तो बॉडी के मोशन को अगर स्टडी करना होगा, आपसे कहे इस बॉडी के मोशन को स्टडी करना है इन द लिफ्ट, तो आप इसका एक्सेलरेशन क्या लेके स्टडी करोगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं, लिफ्ट के एक्सेलरेशन से बॉडी के मोशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिफ्ट का, बॉडी का मोशन स्टडी करोगे। बॉडी इनसाइड द लिफ्ट जो होगी वो किस में होगी, फ्री फॉल में होगी, अगर जब तक ये बॉडी वापस इसके कांटेक्ट में नहीं आ जाती। क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास। नेक्स्ट केस है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लिफ्ट है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या डाउनवर्ड जा रही है कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। लिफ्ट अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ, 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए जब आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाओगे, mg कहाँ लग रहा है, नीचे को, r' कहाँ लग रहा है, ऊपर को, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा, 0 होगा। तो यानी r' माइनस mg इज इक्वल टू क्या, r' माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो r' इज इक्वल टू क्या, mg। ठीक है, तब बॉडी का वेट जो है किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है,
अब मेरी बात का जवाब दो, जब आप लिफ्ट में मोशन में हैं और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाके स्टॉप हो रही है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे जब लिफ्ट स्टॉप होगी तो मोशन के अपोजिट लगेगा ना, रिटार्डेशन मिलेगा तभी तो स्टॉप होगी। तो मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन देना होता है स्टॉप होने के लिए। जब ग्राउंड फ्लोर पे जाके स्टॉप हो रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अपवर्ड। तो वेट क्या होगा? mg प्लस ए, mg प्लस ए, जो अभी मैंने पहला वाला केस लिया था। और जब ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके लिफ्ट स्टॉप हो रही है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऊपर को है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? नीचे को होगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वेट क्या होगा टॉप फ्लोर पे जब लिफ्ट स्टॉप हो रही होगी? तो mg माइनस ए, ठीक है। और मोशन के दौरान लिफ्ट कैसे चल रही होती है? ग्राउंड से टॉप के बीच में जनरली कांस्टेंट वेलोसिटी से, मान के चले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वेट कितना होगा? mg, ठीक है। नोट कर लो। देखो बच्चे, क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पीकर से क्या पता लग रहा है आपको? अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, एंड अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सच दैट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट remains mg/4। बताइए क्या कह रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सच दैट वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट रिमेन्स mg/4। तो लिफ्ट क्या है? वेट क्या चीज़ है? नॉर्मल एक्शन रिएक्शन। तो क्या है यहाँ पे? वेट r डैश कितना होता है? mg माइनस ए। FBD बना के कर लोगे अभी क्या हमने? अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आ रही, आपको क्या दिया हुआ है? r डैश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? mg/4, ठीक है। सच दैट वो एक्सेलरेशन बताना है जिसके लिए वेट इतना बचे बॉडी का, mg से घट के कितना बचे? mg/4। तो यहाँ पे mg/4 रख दो, ठीक है। m इंटू जी माइनस ए डालोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? g माइनस g/4। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 3g/4, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 3g/4 आपका चला आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों एनसीईआरटी में, सुन लो मेरी बात को ध्यान से। अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से अगर कोई बॉडी सस्पेंडेड है तो उसका वेट क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वेट को कौन बैलेंस करता है? अगर मैं रस्सी से लटक जाऊं तो मेरे वेट को कौन बैलेंस करेगा? स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो बैलेंस करेगी, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द वेट है। तो वो ये कह रहा है कि एक मंकी है, ये मंकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये मंकी है, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, देखो ए एक्सेलरेशन से इस रस्सी के ऊपर, मासलेस रस्सी के ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द अपरेंट वेट ऑफ अ मंकी ऑन अपरेंट वेट ऑफ द मंकी बताना है। स्ट्रिंग में मूव कर रहा है ऊपर को कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो FBD बनाओ, FBD बनाओगे तो क्या होगा? देखो ये मंकी है ना, इसका वेट mg लगेगा कहाँ? नीचे को। इस पे टेंशन आएगी कहाँ? मंकी पे, ऊपर को। और ये कहाँ जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। इसके हाथ पे टेंशन डेवलप होगी ऊपर को, वही टेंशन फोर्स ही इसको ऊपर को खींचेगा, ठीक है। वो टेंशन फोर्स ही ऊपर को खींचेगा इसको, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? T माइनस mg, T डैश है मान लो टेंशन, T डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो T डैश इज इक्वल टू क्या? m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। जब ये सस्पेंडेड है मंकी तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल होगी। जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज करेगी, क्लियर। तो रस्सी के टूटने के चांसेस कब होंगे बता सकते हो मुझे? ऊपर जाते टाइम या नीचे जाते टाइम? हैं? रस्सी में टेंशन कब इंक्रीज कर रही है? ऊपर जाने में या नीचे जाने में? देखो नीचे को चल रहा है मंकी नीचे को चला, इसका mg नीचे है,
टी डैश टेंशन ऊपर है और कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, एम जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम ए। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस ए। तो टेंशन कहाँ बढ़ रही है, ऊपर को एक्सेलरेट करने में या नीचे को एक्सेलरेट करने में, ऊपर को एक्सेलरेट करने में। तो यहाँ पे रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, हाई होगी। ठीक है, कितना है यहाँ टेंशन, एम जी प्लस एम ए। कितना टेंशन कितना इंक्रीज कर रही है, अगर मंकी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो टेंशन कितनी होगी, एम जी, और एक्सेलरेट कर गया अपवर्ड तो टेंशन कितना इंक्रीज कर जाएगी, एम ए और इंक्रीज कर जाएगी। अगर ये आपका मान लो मंकी का वेट कुछ मान लेते हैं 15 केजी 150 न्यूटन है, मान लो 15 केजी का मंकी ले लें, होता नहीं होता पता नहीं, होता होगा 15 केजी का तो ठीक है। तो 150 न्यूटन का अगर वेट है मंकी का, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ठीक है। और टेंशन मैक्सिमम जो है, टेंशन रस्सी जो है मैक्सिमम टेंशन विद स्टैंड कर सकती है कितना, 400 न्यूटन। सपोज मैक्सिमम की टेंशन कितना विद स्टैंड कर सकती है, 400 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन विद स्टैंड कर सकती है मंकी रस्सी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एटमोस्ट इतना होना चाहिए कि एम ए की वैल्यू कितनी आए, एम ए की वैल्यू कितनी आए, 250 आए, एटमोस्ट इतना होना चाहिए। 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 400। अगर एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा वो कर देगा, इससे ज़्यादा कर दे एक्सेलरेशन इतना कर दे कि ये वैल्यू 250 से ज़्यादा आ जाए, तो रस्सी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन, जिस सेफ एक्सेलरेशन से मंकी जो है इसके ऊपर लिफ्ट कर सकता है, चल सकता है, तो सेफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको देगा इफ़ द मैक्सिमम टेंशन विद स्टैंड बाय द स्ट्रिंग इज 300 न्यूटन सपोज, तो मैक्सिमम टेंशन विद स्टैंड बाय द स्ट्रिंग इज 300 न्यूटन। तो यहाँ पे टी मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी रखोगे, 300 अपवर्ड मोशन के लिए रखोगे, मंकी का मास रखोगे, जी की वैल्यू रखोगे, तो मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब मंकी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व प्रॉब्लम दी हुई है, आज को सॉल्व करके देखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर को या नीचे को, नीचे को जा रहा हो या ऊपर को जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन 0, तब टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगी वो किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी, ठीक है। मंकी का जो एक्चुअल वेट है उसके इक्वल होगी टेंशन, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, देखो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 5.27, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो, वही डिस्कशन है जो अभी मैंने किया लिफ्ट वाला, ठीक है। अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइजेज विद अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, हेलीकॉप्टर का मास दिया हुआ है, द क्रू एंड द पैसेंजर का कंबाइंड मास दिया हुआ है 300 kg, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। तो क्रू एंड पैसेंजर फ्लोर पे कहाँ फोर्स लगाएंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, क्या होगा वो फोर्स, ये हेलीकॉप्टर है हमारा, देखो हेलीकॉप्टर तो बना ही सकते हैं ना हम, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ये ऐसा ही होता है कुछ हेलीकॉप्टर, ये साहब ये जो है यहाँ पे पीछे फूल निकले हुए होते हैं हेलीकॉप्टर में ऐसे करके, ठीक है। और ये इसका रोटर है, देखो ये रोटर है, ये हेलीकॉप्टर का रोटर है जो क्या करता है, रोटेट करता है। इसके रोटर के रोटेट करने की वजह से क्या होता है, बोलो जल्दी, ठीक है। डाउनवर्ड दिशा में ये फोर्स एग्जर्ट करता है, सराउंडिंग एयर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है रोटर, ठीक है, ठीक है। ये जितना ये फोर्स डाउनवर्ड एग्जर्ट करता है, डाउनवर्ड जितना फोर्स एग्जर्ट करता है उतना ही वर्टिकली अपवर्ड इसको फोर्स मिलता है लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट फोर्स है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये सराउंडिंग एयर उतना ही लिफ्ट फोर्स देती है, ठीक है। यहाँ पे क्रू बैठे हुए हैं, ये क्रू है, ये क्रू की कुर्सी, क्रू के लिए कुर्सी बैठी हुई, क्रू एंड पैसेंजर, ये है साहब क्रू एंड पैसेंजर, ये आपका फिगर है। इनका मास दिया हुआ m1 और हेलीकॉप्टर और का मास दिया हुआ कितना, m2, ठीक है। कह रहा है कि बताइए क्रू एंड पैसेंजर का मास m1 कितना है 300 kg और m2 कितना है
1000 kg। जी की वैल्यू सपोज हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्रू एंड पैसेंजर कहाँ जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट करना है, देखो बहुत आसान है। तो क्रू एंड पैसेंजर भी ऊपर को जा रहे होंगे ए एक्सेलरेशन से, तो FBD बना लो। FBD क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ क्रू एंड पैसेंजर, ठीक है। क्रू एंड पैसेंजर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये क्रू एंड पैसेंजर का कंबाइंड मास हो गया, ठीक है। ठीक, कहाँ है इनका कंबाइंड मास है, तो इनका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे को mg लग रहा होगा, नीचे को m1g, ये दिखा दिया मैंने। और लिफ्ट के फ्लोर पे ये क्या दे रहे, सॉरी हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे ये एक्शन दे रहे होंगे, और फ्लोर क्या कर रहा होगा, वापस रिएक्शन दे रहा होगा, कितनी r', ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो क्या बनेगी इक्वेशन, r' माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो r' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 इंटू g प्लस a। क्लियर हो गया। तो r' कितना आ गया 300, इसकी वैल्यू सपोज 10 ले लो, a कितना है 15, तो 25 कितना हो गया 7500 न्यूटन। कहाँ पे, डायरेक्शन भी बतानी है, कहाँ, डाउनवर्ड, ठीक है। क्रू एंड पैसेंजर फ्लोर पे डाउनवर्ड दिशा में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब क्या बताना है, अब क्या बताना है, बोलो, हैं, फोर्स एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। तो सराउंडिंग एयर पे एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर, ये बतानी है। ये लिफ्ट सराउंडिंग एयर पे कहाँ होगी एक्शन, रोटर का एक्शन सराउंडिंग एयर पे कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या करो, क्या, फोर्स इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ क्या, हेलीकॉप्टर एंड पैसेंजर, सबके लिए लगाना, सबको मिलना ना लिफ्ट ऊपर को, तो सबका कंबाइंड मास कितना हो गया, सारा कंबाइंड मास कितना है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2g कंबाइंड वेट नीचे को ऐड कर रहा होगा, ठीक है। और क्या है, सराउंडिंग एयर से ऊपर की तरफ को क्या मिल रहा है, लिफ्ट, नीचे को लग रहा ना, ठीक है। अरे नीचे को कंबाइंड वेट, देखो ये पूरा हेलीकॉप्टर का कंबाइंड वेट नीचे को ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है m1 प्लस m2 इंटू जी। इतना वेट कहाँ लेके चलेगा हेलीकॉप्टर को, नीचे को, लेकिन रोटर के घूमने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सराउंडिंग एयर पे एक्शन है एफ लिफ्ट, ठीक है। उतना ही रिएक्शन फोर्स हेलीकॉप्टर को मिल रहा ऊपर की दिशा में, लिफ्ट फोर्स है ये, ठीक है। और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर को नहीं जा रहा है, स्टेबल है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो इन दैट केस लिफ्ट और mg आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अभी कौन बड़ा है यहाँ, लिफ्ट बड़ा है किससे, mg से, ठीक है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, बोलो, एफ लिफ्ट माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, यानी एफ लिफ्ट इज इक्वल टू वही आ जाएगी ना इक्वेशन, एफ लिफ्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू क्या, g प्लस ए, यही है ना, यही सेम सिचुएशन तो है। या मास की जगह m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कितना हो गया m1 प्लस m2, बोलो 1300 प्लस सॉरी इंटू 10 प्लस 15 25, तो कितना हो गया ये 325, इतना न्यूटन, इतना ही आएगा। देखो कहाँ है ये फोर्स, कहाँ है, डाउनवर्ड। रोटर सराउंडिंग एयर को फोर्स कहाँ दे रहा है, डाउनवर्ड दे रहा है। और सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बोलो, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन क्या है, हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इतना ही रिएक्शन फोर्स मिलेगा कहाँ, हेलीकॉप्टर को अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन ऑफ, क्या पूछ रहा है, फोर्स उसी का हाँ, फोर्स ऑन, उसी की लैंग्वेज में आंसर दे दो, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। इज कितना, 325 एफ लिफ्ट इज इक्वल टू, ये भी एफ लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू कितना, 325 0 न्यूटन, कहाँ, अपवर्ड। क्लियर है, नोट करो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखें बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं, कॉल्ड आइसोलेटेड। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम इज कॉल्ड क्या, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, ऑफ सिस्टम का मास क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, क्लोज्ड, ठीक है। अगर क्लोज सिस्टम है कोई और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो द टोटल लीनियर मोमेंटम कॉमा द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। सिस्टम में 1 2 3 एनी नंबर ऑफ बॉडीज हो सकती हैं। सिस्टम में 4 बॉडीज हैं, चारों बॉडीज एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही हैं, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेज किसे कहते हैं, सिस्टम में 4 बॉडीज हैं तो ये बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो ये फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन बाहर से कोई बॉडी, कोई 5वीं बॉडी इन बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाती, या ये बॉडीज बाहरी किसी बॉडी के ऊपर, किसी 5वीं बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही हैं, इन बॉडीज़ के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, हमारा आइसोलेटेड कहलाएगा, ठीक है। बॉडीज़ का सिस्टम के बाहर किसी बॉडी से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक। तो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड कहलाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट फोर्स जो है वो क्या बना रहता है, नेट लीनियर मोमेंटम क्या बना रहता है, कांस्टेंट, ठीक। जैसे इसका प्रूफ अगर हम देखें तो इसका प्रूफ हम दे सकते हैं, क्या है प्रूफ, कि सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ देखें, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के, ठीक है। इफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ एफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जो है वो क्या है, 0, कौन सा सिस्टम कहलाएगा ये, कॉल्ड, कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये 0 है तो यहाँ पे मैं 0 रखूँ, ये 0 होने का मतलब इस इक्वेशन से ये 0 होने का मतलब dp सिस्टम अपॉन
dp सिस्टम अपॉन dt इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब p सिस्टम जो है वो क्या है, क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n बॉडीज, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n बॉडीज, अगर n बॉडीज का सिस्टम है तो पहली बॉडी का मोमेंटम अगर p1 है, दूसरी बॉडी का मोमेंटम अगर p2 है, तीसरी बॉडी का मोमेंटम, n बॉडी के मोमेंटम का सम, कौन सा सम, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो n बॉडीज के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम इज इक्वल टू क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाएगा, p1 चेंज हो गया अगर p1 डैश हो गया, p2 चेंज हो गया p2 डैश हो गया, p3 चेंज हो गया p1 डैश हो गया, ठीक है, p2 चेंज हो गया p2 डैश हो गया, ठीक है, डैश डैश, इंडिविजुअल मोमेंटम बदल गए, बट इन सब का सम चेंज नहीं होगा। इन सब का सम किसके बराबर होगा, हैं, इस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियली p1 प्लस p2, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडीज के नहीं, सिस्टम के, ये सिस्टम का पूरा मोमेंटम, ठीक है, और ये सिस्टम का पूरा मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये कौन सा मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज करेंगे बॉडीज के, बट होल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। फॉर सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, फॉर सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज का सिस्टम है तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइनल मोमेंटम क्या है, दो सिस्टम में p1 डैश प्लस p2 डैश किसके इक्वल होगा, बोलो, p1 प्लस p2 के। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। या आप यूं कह सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। u1 u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज है बॉडी की, और v1 v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटीज है। कौन सा सम लेना है, वेक्टर सम लेना है। कौन करेगा इन दो वेक्टर को सम, इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो इन दोनों वेक्टर के पैरेललोग्राम का डायगोनल और इन दोनों वेक्टर के पैरेललोग्राम का डायगोनल सेम मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, नोट करो। देखो एग्जाम्पल, आपके इम्तिहान में, आपके 11th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, उसके प्रूफ के साथ एग्जाम्पल भी पूछता है। कोई दो एग्जाम्पल बताओ। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, क्या है पहला एग्जाम्पल, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, 9th क्लास में भी आपने किया होगा शायद, ये रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, ठीक है। ये गन है, देखें, ये गन है, इससे जब बुलेट को फायर नहीं किया है, इससे अभी बुलेट को फायर नहीं किया, ये गन है बच्चों, ठीक है। mg क्या है, मास ऑफ गन, और mb क्या है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जब इससे बुलेट को फायर नहीं किया तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, 0। बुलेट कहाँ है, गन के अंदर है, मोशन कुछ नहीं है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम भी जो है वो क्या होगा, 0 होगा। जब बुलेट को हम फायर करेंगे तो यहाँ जो ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर दबाना कौन से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं अंदर सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो जब हम यहाँ से बुलेट को फायर करेंगे, अगर बुलेट मान लो vb वेलोसिटी से चली, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, vb, ठीक, vb वेलोसिटी से अगर बुलेट चली तो बुलेट की वेलोसिटी अगर vb है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो बुलेट कितने मोमेंटम से जाएगी, mb इंटू vb, इतने मोमेंटम से जाएगी,
जाएगी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक बॉडी कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, 2 पार्ट में ब्रेक कर रही है, एक गन और दूसरा बुलेट, ठीक है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है, जब वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जितने मोमेंटम से बुलेट आगे को जाएगी उतने ही सेम मोमेंटम से कौन, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी, ठीक है। गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी जो है वो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम भी क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आएगा, इनिशियल के बराबर। इनिशियल कितना है, 0, तो फाइनल भी कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा, यहां से आपसे कहेगा कि प्रूफ करो कि गन रिकॉइल करेगी कहां, अपोजिट डायरेक्शन में। प्रूफ दैट कि गन अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, mg/vg, किसका मोमेंटम है ये, गन का, प्लस mb/vb, किसका मोमेंटम है ये, बुलेट का, इज इक्वल टू, दोनों ये कौन सा सम ले रहा हूं मैं, वेक्टर सम, इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है, 0 मिलेगा, ठीक है। तो vg इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा देखो तो सही, vg यहां से, vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb इंटू vb, mb अपॉन mg इंटू क्या, vb। गन कम वेलोसिटी से क्यों रिकॉइल कर रही है, क्योंकि गन का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम होगी, या मास कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी बुलेट की। दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है गन की वेलोसिटी माइनस ऑफ वीबी की डायरेक्शन में होगी, वीबी के अपोजिट होगी, ठीक है, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द गन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स गन recoils opposite to the bullet, opposite to the velocity of bullet, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहां से देखें हम, 2 एग्जाम्पल ले लें हम यहां पर। मान लो देखो सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, मान लो ये हमारे पास बॉम्ब है, बॉम्ब एट रेस्ट, बॉम्ब एट रेस्ट, ठीक है। ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, कितने पार्ट में ब्रेक कर गया, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। अगर ये 2 पार्ट में ब्रेक कर गया तो क्या होगा, है दोनों पार्ट्स, इनिशियल मोमेंटम कितना है बॉम्ब का, 0 है, तो 2 पार्ट में ब्रेक करेगा तो फाइनल मोमेंटम दोनों पार्ट का टोटल मोमेंटम का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों पार्ट कैसे रिकॉइल, कैसे जाएंगे, दो मोमेंटम का वेक्टर सम 0 कब होगा, जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो दोनों पार्ट कैसे फ्लाई ऑफ करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, किस मोमेंटम से, सेम मोमेंटम से, सेम मोमेंटम से फ्लाई ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 पार्ट में ब्रेक कर गया, ठीक, अगर ये m1 पहला पार्ट है, पहला पार्ट अगर v1 वेलोसिटी से इधर को जाएगा तो दूसरा पार्ट v2 वेलोसिटी से इधर को रिकॉइल करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कौन से वाले पार्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हैं, छोटे वाले पार्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी बड़े वाले पार्ट से, ठीक है, बट दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। मीन्स अगर छोटा वाला पार्ट इस डायरेक्शन में इतने मोमेंटम से मूव किया m1 v1, तो बड़ा वाला जो बिग पार्ट होगा वो सेम मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, सच दैट दोनों मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0 है, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या है बोलो, फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 है। नाउ सिंस F एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या है, 0,
ठीक है, बॉम्ब को हथौड़ा मार के नहीं तोड़ा कि बाहर से हथौड़ा मारा और 2 पार्ट में टूट गया, खुद ब्रेक किया है। किस वजह से? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0 है, तो नेट लीनियर मोमेंटम क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। सो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। फाइनल कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0। ठीक, तो v2 देखो कितना आएगा? v2 कितना आएगा? माइनस ऑफ m1 अपॉन m2 इंटू v1। क्या पता लग रहा है इस इक्वेशन से? कि v2 कहाँ जाएगा? माइनस v1 की डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ पार्ट्स विल फ्लाई ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन। एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बाकायदा एनसीईआरटी में, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में कह रहा है कि एक बॉम्ब रेस्ट में है, वो 2 पार्ट में ब्रेक कर गया। शो करिए कि दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेंगे। तो ये शो यहाँ से शो होगा, यहाँ से। ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि v2 जो है कहाँ है? माइनस v1 के डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट second part fly off opposite to velocity of first part। ठीक है, सेम मोमेंटम से दोनों फ्लाई ऑफ करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही अगर ये बॉम्ब अगर 3 पार्ट में ब्रेक कर गया, तो अगर ये बॉम्ब है, मान लो अगर ये हो, मान लो अगर ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो आपके पास, ये बॉम्ब है, बॉम्ब एट रेस्ट या कोई भी बॉडी एट रेस्ट, ब्रेक इज इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में ब्रेक कर गया? 3 पार्ट में ब्रेक कर गया। ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट्स। तो जब 3 पार्ट्स में ये ब्रेक कर जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ सिस्टम का? 0। अगर आपसे कहे कि 2 पार्ट m1 मास का एक पार्ट v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में और दूसरा मास m2 v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, बताओ तीसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी? निकाल सकते हो? m1 v1 से इधर गया, 2 पार्ट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, m1 m2 मासेस के, तो तीसरे पार्ट की वेलोसिटी बतानी है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। तो फाइनल भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट का रिजल्टिंग मोमेंटम कहाँ आएगा? हैं, m1 यहाँ है, ये पहले पार्ट का मोमेंटम है m1 v1, और ये दूसरे पार्ट का मोमेंटम है कितना है? m2 v2। तो इन 2 पार्ट का मोमेंटम कहाँ होगा? इनके पैरेललोग्राम का डायगोनल ये होगा। ठीक है, ये होगा इनका मोमेंटम। तो तीसरा पार्ट कहाँ जाना चाहिए? इसके अपोजिट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट, यानी तीसरा पार्ट जो है वो कहाँ जाना चाहिए? हैं, जाना चाहिए अपोजिट टू द रिजल्टिंग मोमेंटम ऑफ दीज 2 पार्ट्स। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये किसका रिजल्टेंट है? ये है रिजल्टेंट ऑफ m1 v1 एंड m2 v2। ये रिजल्टेंट किसको कैंसिल, ये इस रिजल्टेंट को कौन कैंसिल करना चाहिए? m3 v3 थर्ड पार्ट का मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टिंग मोमेंटम को कैंसिल आउट करेगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे फ्लाई ऑफ करेंगे। ठीक, अगर ये बॉम्ब 4 पार्ट में ब्रेक कर जाए, तो 2 पार्ट का रिजल्टिंग मोमेंटम रिमेनिंग 2 पार्ट के रिजल्टिंग मोमेंटम से कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, अगेन फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं? देखो, ये तीनों पार्ट के मोमेंटम दिखा दो, 2 पार्ट के मोमेंट की डायरेक्शन दी हुई होगी, तीनों पार्ट के मोमेंटम दिखा दिए, एक को एक्स एक्सिस ले लो और एक को वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये ले लो थीटा, मान लो ये थीटा एंगल पे फ्लाई ऑफ किया, आपको थीटा एंगल निकालना है ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? सारे के सारे तीनों पार्ट का क्या करो?
नेट एक्स कंपोनेंट निकालो मोमेंटम का, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए 0। तो फाइनल 0 कब होगा, जब नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल इज इक्वल टू 0 और नेट वाई कंपोनेंट भी क्या 0, ठीक है। इन तीनों का एक्स मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का सम करो, उसको 0 से इक्वेट करा दो। इन तीनों के मोमेंटम का y कंपोनेंट का सम करो, उसको 0 से इक्वेट करा दो। 2 इक्वेशंस मिलेंगी आपको, उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे। बॉम्ब जो है 3 पार्ट में टूटे या 4 में टूटे या 5 में टूटे, यही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। अगली क्लास में इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा है। ये न्यूमेरिकल का डिस्कशन क्या है मैंने एग्जांपल्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगली क्लास में मैं इसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल कराऊंगा, इंपल्स कराऊंगा, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे।